एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, कल हम आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बता रहे थे ईटिंग डिसऑर्डर में। और हमने आपको जो टॉपिक अपना कल ख़त्म किया था वह कारकों को बताना शुरू करते हुए ख़त्म किया था और ये कहा था कि नेक्स्ट उसमें कारक और ट्रीटमेंट और अन्य जो ईटिंग डिसऑर्डर हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आज हम आपको सबसे पहले मनोसामाजिक कारकों में कल हमने कुछ बताया था, विकासात्मक कारकों के बारे में भी शुरू किया था बताना और आपको बता रहे थे कि इस प्रकार की जो टेंडेंसी है इसका आरंभ जो है किशोरावस्था में होता है और यौनारंभ या यौन विशेषताओं के विकास की अवधि में ही इस प्रकार के रोग के संकेत मिल जाते हैं। और आपको कल मैंने बताया कि किशोरावस्था अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था है। समस्याओं और तूफानों की अवस्थाओं के साथ साथ अनेक परिवर्तनों की अवस्था है। साथ ही साथ जो व्यक्ति होता है इसमें स्व प्रेम की भावनाएं बढ़ती हैं, खुद को सुंदर दिखने, अच्छा दिखने, और इस प्रकृति में व्यक्ति जो है अपने फिजिक के प्रति बहुत कॉन्शियस होने लगता है। मनोविश्लेषणवादियों के दृष्टिकोण के बारे में भी आपको हमने बताया था कि ये जो है अपनी माँ के रिलेशन जैसे होते हैं वैसे इनमें ये फैक्टर होते हैं। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का भी योगदान आपको बताया था। अब हम आपको इसकी चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं कि ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है इसमें कई जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वह काफ़ी कठिन हो जाती हैं, क्योंकि इसमें व्यापक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार की चिकित्सा आप अब तक जितने कारण देखे हैं उसमें फैमिली फैक्टर भी हैं, सोशल फैक्टर भी हैं, पर्सनल फैक्टर भी हैं। तो जब चिकित्सा शुरू की जाती है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही चिकित्सा की जा सकती है। जो इस प्रकार के रोगी होते हैं, सबसे पहले इस प्रकार के रोगियों में एक यह टेंडेंसी डेवलप करना होता है कि उनके लिए जो पोषक तत्व हैं वह बहुत ही आवश्यक हैं। यह रोगी के मन में, यह उसके विचार में, यह उसकी टेंडेंसी में शामिल करना होता है कि अगर सही भोजन नहीं लिया गया तो इसके अभाव में अनेक खतरे, असामान्यताएं ऐसे उत्पन्न होंगे जो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हैं। और यह उसको समझाना आवश्यक होता है कि इस प्रकार भोजन के त्याग करने से मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से ऐसे पेशेंट का परीक्षण करके ही अस्पताल में जो इनको भर्ती किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका डिसीजन लिया जाता है। अधिकतर जो रोगी होते हैं उनकी शारीरिक भार ऊंचाई के अनुरूप, यानी जितना उनका वेट और हाइट का एक रेशियो होना चाहिए उससे उनका जो वेट होता है नियर अबाउट 20% तक कम होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे रोगियों की चिकित्सा करनी आवश्यक हो जाती है और जिनकी ऊंचाई जो है उसके अनुसार उनका वजन 30% से कम होता है, ऐसे रोगियों को हॉस्पिटल में लंबे समय तक भर्ती होने की सलाह भी दी जाती है। यानी ऐसे रोगी कम से कम 2 से 6 माह तक के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है। चिकित्सा कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट पॉइंट दृष्टिकोण भी सम्मिलित किए जाते हैं। व्यवहार प्रबंधन दृष्टिकोण, साथ ही साथ
पर्सनल जो वैयक्तिक मनोचिकित्सा, पारिवारिक शिक्षा, चिकित्सा, औषधि चिकित्सा आदि सब का मिले जुले रूप में उपयोग किया जाता है। मनोजन्य छुराहास के जो अधिकतर रोगी होते हैं वह कतई नहीं चाहते हैं कि उनका इलाज मनोचिकित्सक करे और इसका वह यथासंभव विरोध भी करते हैं, यानी वो बिल्कुल भी इस टेंडेंसी को अपनी खत्म नहीं करना चाहते हैं और वह जबरदस्ती चिकित्सक के पास लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवार के सदस्य हैं, उनके मित्र हैं, वह उनसे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसलिए वह उनको जबरदस्ती लाते हैं, क्योंकि यह रोगी वास्तव में ठीक होना नहीं चाहते हैं। इन्हें अस्पताल में लाया जाता है तो यह अस्पताल में एक तरह से भर्ती तो होना ही नहीं चाहते, इलाज भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये इतनी ज़्यादा आलोचना करते हैं और इतना विरोध करते हैं कि इसके साथ मतलब इतनी तरह की वो बातें करते हैं कि उन्हें जल्दी ही इससे मुक्ति मिल जाए। अस्पताल में जो भी लाभ हैं और जो भी उनको फायदे हैं, जब बहुत इसके बारे में समझाया जाता है और उनको उनके प्रॉब्लम से छुटकारा देने का आश्वासन जब बहुत ही ढंग से दिया जाता है, तभी ऐसे रोगी मुश्किल से हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और ऐसे में इन रोगियों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि इन्हें परिवार के सदस्यों के सहयोग और विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऐसे में परिवार के सदस्यों को स्पष्ट रूप से यह पता होना चाहिए कि रोगी जो है अस्पताल से बाहर जाने के लिए बहुत तरह के बहाने बना सकता है। इसके लिए सदस्यों को मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि वह उसके बहाने में न आए और जब तक कि उसका इलाज न हो जाए। इस प्रकार के रोगियों के इलाज के समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रतिदिन ऐसे रोगियों का वजन, उनकी मतलब वेट उनका डेली होना चाहिए प्रातःकाल के समय, और रोगी के द्वारा जो भी भोजन माने उनको जो भी खाने पीने की जो सुविधा उपलब्ध कराई दी जा रही है, उसकी जो मात्रा होनी चाहिए वह सब बहुत ही संतुलित और एक तरह से बताए गए चार्ट या नियमानुसार होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार का जो रोगी होता है वह वोमिटिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, इसकी भी निश्चित स्तरीय जांच की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस वोमिटिंग के कारण को भी जानना आवश्यक है। और कितनी बार रोगी को वोमिटिंग हो रही है, क्या इसको नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा रोगी जो है भोजन करने के तुरंत पश्चात कम से कम 2 घंटे तक उसको वॉशरूम या इस तरह के मतलब प्रसाधन कक्ष में न जाने दिया जाए और रोगी के साथ हमेशा एक व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। अगर रोगी के साथ कोई व्यक्ति रहता है तब उसे वोमिटिंग जल्दी नहीं होती है और धीरे धीरे जब यह रोगी सामान्य रूप से भोजन ग्रहण करने लगता है तब इसमें कई बार कब्ज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं उपयोग में लानी चाहिए और रोगी को कई बार पेट संबंधी प्रॉब्लम की वह शिकायत करता है और
इस प्रकार के रोगियों के लिए यह आवश्यक है कि इनके भोजन को एक साथ न देकर मात्रा को थोड़ा थोड़ा 5-6 बार में बांटकर ही इन्हें देना चाहिए। इस प्रकार के रोगियों के लिए जो मनोचिकित्सा विधियां भी उपयोग में लाई जाती हैं और इसमें संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक चिकित्सा पद्धतियां विशेष रूप से उपयोगी हो सकती हैं। आप लोगों ने इन दोनों ही पद्धतियों के बारे में, संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। हमने आपको संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा CBT के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। इस प्रकार की व्यवहार चिकित्सा में सबसे बड़ा आवश्यक चीज है कि निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के रोगियों के व्यवहार, आहार, संवेग, इन चीज़ों का हमेशा निरीक्षण होता रहना चाहिए और इनको अनियंत्रित भोजन और ऐसे व्यवहार जो इनमें द्वंद्व, संघर्ष या अरुचि उत्पन्न करते हैं, इससे बचना सिखाया जाता है। इस चिकित्सा में जो रोगी होता है वह अपने विचारों को, उसको स्वयं को फिर से पुनर्गठित करना और अपने ही विचारों और विश्वासों को चुनौती देना भी सिखाया जाता है। ऐसे सभी रोगी जो उनका परिवार होता है, जिस परिवार के साथ वह रह रहे होते हैं, यह आवश्यक होता है कि परिवार के सदस्यों का भी एक चिकित्सा या दिशा निर्देश किया जाए। किंतु जरूरी नहीं है कि परिवार चिकित्सा का प्रयोग सभी पर किया जाए। कई बार परामर्श से भी कार्य हो जाता है। किंतु यदि पारिवारिक चिकित्सा समस्याओं पर ध्यान दिया जाए तो कई बार इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा परिवार के सदस्यों के साथ विभिन्न सत्रों में परामर्श, चिकित्सा आदि के द्वारा भी रोगी को काफ़ी आराम मिल जाता है। इस संबंध में और भी चिकित्सा विधियों का प्रयोग किया जाता है। औषधियों का उपयोग भी किया जाता है और औषधियों के प्रयोग में यह देखा जाता है कि जो ऐसी औषधियां जिनसे वजन में वृद्धि हो सकती है, इनसे इनको लाभ भी होता है। फिर भी ऐसी किसी विशिष्ट औषधि की विशेष पहचान नहीं हो सकी है जिससे सारे लक्षण भी दूर हो जाएं और रोगी के वजन में भी वृद्धि हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रोगी की अपनी इच्छाएं भी इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ औषधियों का प्रयोग काफ़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब हम आपको ईटिंग डिसऑर्डर में बुलिमिया नर्वोसा के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, आपने बचपन में हमेशा ये सुना है, बुल माने बैल। ऐसा माना जाता है कि जो बुलिमिया शब्द है, इसकी उत्पत्ति बाउस, BOUS बाउस और लिमोस से हुई है, जिसका कि जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है पशु का सिर और लिमोस का अर्थ भूख या क्षुधा से है। यानी इस तरह से इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पशु यानी यहाँ कैटल, गाय, बैल, इन सब से मतलब है। तो एक तरह से बुलिमिया नर्वोसा जो है वह एक बैल की भूख जैसे शब्द से संबंधित है। जैसा कि इसका नाम है, यह एक ऐसी विकृति है जो कि अत्यधिक भोजन करने से संबंधित है। यह बहुत समय से ये समस्या है कि बहुत से लोग बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं।
और अत्यधिक भोजन के पश्चात वोमिटिंग भी होती है। सन 1979 में इसके संबंध में कुछ लक्षणों की व्याख्या की गई और 1980 में DSM थर्ड में इस प्रकार के संलक्षण को एक विकृति के रूप में शामिल किया गया। यानी DSM थर्ड में ये बुलिमिया नर्वोसा को एक ईटिंग डिसऑर्डर के रूप में लिया गया और तब से लेकर आज तक इसकी जो क्लिनिकल जो क्राइटेरिया है, नैदानिक मापदंड है, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। बुलिमिया शब्द को बिंज संलक्षण के समान ही माना जाता है। इस प्रकार में व्यक्ति जो होता है, एक ही समय में एक जो सामान्य व्यक्ति की डाइट होती है, जितना भोजन एक समय में एक सामान्य व्यक्ति करता है, उसकी तुलना में ऐसा जो व्यक्ति होता है उसमें अत्यधिक भोजन, यानी भोजन पर नियंत्रण नहीं होता है। अत्यधिक भोजन करने की इसमें तीव्र भावनाएं होती हैं और यह व्यक्ति जो है कभी भी किसी भी समय इस प्रकार का जो रोगी होता है वह बार बार इस प्रकार की क्रियाओं को करना होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों में जब बिंज लक्षण उत्पन्न होते हैं तब इनका भार जो होता है, वजन जो होता है, सामान्य अथवा अधिक होता है और यह अपनी बढ़ते हुए आकार, प्रकार, भार आदि के प्रति चिंतित भी होते हैं और नियमित रूप से ऐसे व्यवहार में लिप्त भी रहते हैं। यानी एक और ये अपने फिजिक के लिए कॉन्शियस भी दिखते हैं, इन्हें चिंता भी होती है, लेकिन ये अपने खाने पीने संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और इस कारण से इनमें जो अधिक कैलोरी से उत्पन्न लक्षण हैं उनको रोका नहीं जा सकता है। जब ऐसा व्यवहार नियमित रूप से जिसमें कि इनमें इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे बिंज लक्षणों को मनोजन्य अति क्षुधाग्रस्त विकृति बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। DSM-4 TR में मनोजन्य अति क्षुधाग्रस्ती में जो बिंज संलक्षण है उसके साथ साथ शारीरिक भार वृद्धि को रोकने के तरीके भी इसमें शामिल किए गए हैं। अध्ययन ये बताते हैं कि इस संबंध में जो शारीरिक भार की वृद्धि, यानी जो व्यक्ति अपने बारे में ये जानता है कि वो मोटा हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, इसको जो रोकने का तरीका होता है वह इनका काफ़ी गलत प्रकार का होता है और इनमें कई बार ऐसा भी होता है कि ये नियंत्रित करने का सोचते हैं और स्वयं ही ऐसा कार्य करते हैं कि इनकी क्रियाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। सामाजिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये जैसे विभिन्न प्रकार के अवरोधों या कष्टों के कारण कई बार थोड़ी देर के लिए ये ऐसा रोक सकते हैं, लेकिन इसके बाद ही इनमें एक विचित्र टेंडेंसी उत्पन्न हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ये पेट दर्द आदि के कारण, ग्लानि या विषाद या खींच की भावनाओं के कारण इस प्रकार की क्रियाओं को रोकते भी हैं। इस प्रकार के रोग के निदान के लिए यह आवश्यक होता है कि इस तरह की जो सबसे पहले यह टेंडेंसी ये देखा जाए कि यह व्यवहार सप्ताह में कितनी बार हो रहा है और कितने दिन से उत्पन्न है। यदि यह व्यवहार हर सप्ताह में 2 बार या से
अधिक और लगातार 2-3 महीने से चल रहा है। साथ ही साथ इनके शारीरिक भार, आकृति, इन सब के प्रति इनमें अत्यधिक चिंता के लक्षण भी उत्पन्न हो। यानी एक तरह से खाने में जो विकृति है और साथ ही साथ मानसिक विकृतियां भी जो हों वह भी दिखाई दें। तो ऐसा जो रोगी होता है, ICD-10 में ये कहा गया है कि इस प्रकार की विकृति में कुछ मापदंडों के अलावा व्यक्ति में जो खाने के प्रति एक प्रकार की जो एकदम व्यस्तता कह लीजिए, जो दृढ़ पूर्व व्यस्तता है और भोजन ग्रहण की एक तीव्र इच्छा या बाध्यता का बोध भी उपस्थित होना चाहिए। यानी ऐसा जो व्यक्ति है, अगर उसमें अत्यधिक खाने की इच्छा भी कंटिन्यूअस मौजूद है, तब ICD-10 के अनुसार इस प्रकार के रोगियों के बारे में एक इलाज के बारे में ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार में देखा गया है कि DSM-4 में ये देखा गया है, बताया गया है DSM-4 में कि जो मनोजन्य क्षुधाग्रस्ती होती हैं, DSM-4 के अनुसार यह 2 प्रकार की होती हैं, एक विरेचक प्रकार का, एक विरेचक विहीन प्रकार का। यानी इसमें जो विरेचक प्रकार होता है, व्यक्ति अत्यधिक खाने के बाद किसी ऐसे पदार्थ, ऐसी चीज या ऐसा दवा आदि का उपयोग करना चाहता है जिससे कि व्यक्ति जो है वॉमिटिंग भी हो जाती है, उसको बार बार बाथरूम, टॉयलेट भी जाना पड़ता है और इस तरह की क्रियाएं वह ऐसे करता है कि उसे मतलब खाने के बाद इसका प्रभाव न हो। इसी प्रकार जो दूसरा प्रकार है, उसमें व्यक्ति जो है खाता भी है और कई बार उपवास आदि का भी सहारा लेता है। इस तरह से इसमें जो है अधिकांश जो अध्ययन हुए हैं, वह जो जितने भी शोध हुए हैं वह विरेचक प्रकार पर ही हुए हैं। इसकी जो व्यापकता देखी गई है वह यह है कि जो मनोजन्य क्षुधाहास की तुलना में जो बुलिमिया नर्वोसा है, इसका घटनाक्रम जो है अधिक है। जो युवा महिलाएं हैं उसमें भी इस रोग की व्यापकता का अनुमान 1 से 3% तक है और लगभग इतना ही प्रतिशत अन्य व्यक्तियों में भी यह रोग आंशिक रूप से उपस्थित होता है। यह विकृति भी ऐसी है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाई जाती है और रेशियो देखा जाए तो महिलाओं में पुरुषों से 10 गुना अधिक पाई जाती है। किंतु यह भी है कि इसका आरंभ, जैसे कि हमने इसके पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में पढ़ा कि किशोरावस्था में ही इसका आरंभ हो जाता है, लेकिन बुलिमिया का जो आरंभ होता है वह थोड़ा कुछ देर से होता है, किशोरावस्था में कुछ देर से होता है। इसका आरंभ जो होता है वह एडल्ट एज में भी हो सकता है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि 1960 के पहले से जन्मी महिलाओं की तुलना में इस रोग की व्यापकता अधिक है। तो इस संबंध में जो अध्ययन किए जाते हैं उस आधार पर इसके कारणों के बारे में जो प्रमाण मिले हैं या जो अध्ययन हुए हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस संबंध में जो पर्यावरणीय जैविकीय कारकों के संबंध में अध्ययन हुए हैं, ये पाया गया है कि जो मनोजन्य क्षुधाहास है, इसके विकास में कई पर्यावरणीय कारक कुछ खास भूमिका निभाते हैं।
और इसके विकास में सहायक भी हो सकती हैं। अध्ययनों में ये पाया गया है कि मनोजन्य क्षुधाहार से जितने भी रोगी ग्रसित हैं, उनमें लगभग 20 से 30% आगे चलकर अति क्षुधाग्रस्ती में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के रोगी हैं, वो बुलिमिया के उसमें नर्वोसा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि बहुत समय तक ये रोगी जब कुछ समय तक खाना छोड़ते हैं, इसके बाद इन्हें तेजी से लगने लगता है कि इनको दिक्कत हो रही है, इन्हें परेशानी हो रही है। चूँकि ये अपने बारे में चिंतित होते हैं और दूनी गति से ये भोजन की क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं। अध्ययन ये बताते हैं कि जो इस प्रकार के रोगी होते हैं, वह दोनों ही, चाहे वह एनोरेक्सिया नर्वोसा के हों चाहे बुलिमिया के हों, ऐसे रोगी जो होते हैं एक ही समान परिवार में हो सकते हैं। यानी दोनों प्रकार के रोगी एक ही परिवार से हो सकते हैं और इससे ये संकेत मिलता है कि ये जो ईटिंग डिसऑर्डर के दोनों प्रकार हैं, इनमें मुख्य रूप से पर्यावरणीय और वंशानुगत कारकों की भूमिका हो सकती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये अलग अलग परिवारों के ही रोगी होने चाहिए थे। इस संबंध में ये भी पाया गया है कि ऐसे रोगियों में चिंता और मनोदशा विकृति की जो रेट है वह काफ़ी हाई पाई गई है और इनमें प्रमुख विषादी विकृति, गहन विषादी विकृति के लक्षण भी पाए जाते हैं। जो बुलिमिया के रोगी होते हैं, उनमें लगभग 75% ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार की विकृतियां जो हैं वह पूरे जीवन काल में अनुमानित की जाती हैं। और इस प्रकार के जो रोगी होते हैं, ऐसे रोगियों के परिवार के अधिक सदस्य में भी इस प्रकार की विकृतियों की हाई रेट पाई गई है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि विषाद के प्रति एक वंशानुगत प्रवृत्ति की उपस्थिति के कारण व्यक्ति में इस प्रकार की जो ईटिंग डिसऑर्डर है वह अपने आप डेवलप कर जाता है। यानी पहले से ही जो पारिवारिक आनुवंशिक वातावरण है, इस प्रकार के डिसऑर्डर के लिए एक तरह से रास्ता बनाते हैं, जगह देते हैं और व्यक्ति में जो है इस तरह की टेंडेंसी पाई जाती है। अध्ययन में यह भी पता लगता है कि इस प्रकार के जो रोगी होते हैं, इनको विभिन्न प्रकार के जो स्नायु रसायनों से संबंधित नियंत्रण की कोशिश भी की जाती है और इनको ऐसी औषधियाँ दी जाएं जो कि एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, विषाद विरोधी होती हैं। तो इस प्रकार की दवाओं से इनको काफ़ी फायदा होता है। इस विकृति के संबंध में सेरोटोनिन एवं नॉरएपिनेफ्राइन की भूमिका प्रमुख बताई गई है और ऐसे जो बुलिमिया के रोगी होते हैं, इनमें जो वोमिटिंग करने वाले रोगी होते हैं, इनके प्लाज्मा में जो एंडोर्फिन का लेवल जो होता है वह काफ़ी उच्च पाया गया है। और ऐसे रोगी जो होते हैं, जब यह वोमिटिंग कर लेते हैं तो इन्हें काफ़ी राहत महसूस होती है। इस संबंध में जो मनोसामाजिक कारक हैं, उनके बारे में जो अध्ययन हुए हैं, उसमें यह पाया गया है कि जो बुलिमिया के रोगी होते हैं, उनमें नवीनता की मांग, आवेगात्मकता एवं यह ऐसी चीज़ों से बचना चाहते हैं जो कि किसी तरह से हानि या खतरे का संकेत करती हूँ। और इनमें नवीनता, आवेगात्मकता, हानि परिहार जैसी विशेषताएं
उच्च स्तर में पाई जाती हैं। इस तरह के जो रोगी होते हैं यह किशोरावस्था में भी अपनी फिजिकल चेंजेस, एडजस्टमेंट, इन सब को लेकर काफ़ी परेशानी या डिस्टरबेंस का अनुभव करते हैं। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं वह बाह्य गतिविधियों में भाग तो लेने वाले होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आवेगी भी होते हैं और क्रोधी प्रकार के होते हैं। जल्दी ही इनको क्रोध हो जाता है। इनमें कुछ पूर्व धारणाएं ऐसी होती हैं जो कि इनमें एक दिमाग में ये होता है, एक परिपूर्णता की फीलिंग अपने प्रति, दूसरों के प्रति पूर्व धारणाएं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यह जो परिपूर्णता के प्रति जो पूर्व धारणाएं रखते हैं, जो प्रेजुडिस इनमें होता है, इसके कारण यह कई बार अपना जो सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, यह जो आत्म मूल्यांकन की जो क्षमता होती है सामान्य रूप से सही आत्म मूल्यांकन की, वह न होकर इनमें नकारात्मक आत्म मूल्यांकन अधिक पाया जाता है। और यह ऐसे में ये जो होते हैं अपने आप को कई बार बहुत अधिक वजन वाला महसूस करने लगते हैं और इनमें एक निगेटिव फीलिंग आने लगती है। और इसी कारण ये भी इन्हें डर होता है कि ये बहुत जल्दी बहुत एज के दिखाई देने लग जाएंगे। इस अध्ययन जो इस संबंध में हुए हैं वह यह कहते हैं कि जो इस प्रकार के रोगी होते हैं, बुलिमिया के रोगी होते हैं, इनमें जो है द्रव्य व्यसन विकृति, यानी विभिन्न पदार्थों के सेवन संबंधी, सब्सटेंस संबंधी विकृतियां, साथ ही साथ इनमें जो है इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वह नहीं पाई जाती है। सामवेगिक अस्थिरता की टेंडेंसी पाई जाती है और कई बार ऐसा व्यवहार भी इनमें देखा गया है जो कि अध्ययनों से प्रमाणित हुआ है कि यह ऐसे रोगी जो होते हैं कई बार स्वयं को भी नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं इनका जो पारिवारिक पैटर्न होता है, उनके परिवार के सदस्यों में भी द्रव्य व्यसन यानी सब्सटेंस डिसऑर्डर पाया जाता है। अध्ययनों के आधार पर और उनसे जो परिणाम मिले हैं उसके आधार पर यह भी अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे जो रोगी होते हैं इनमें व्यवहारों का ऐसा समूह, उनमें आवेगात्मकता और उसकी प्रकृति और दिशा जो हुए उसमें कई बार आक्रामकता भी अभिव्यक्त होती है। और जो बिंज लक्षण हैं और विरेचन, इन सब की अभिव्यक्तियों में से कोई एक प्रकार की अभिव्यक्ति हो सकती है। मनोजन्य अति क्षुधाग्रस्ती यानी बुलिमिया के जो रोगी होते हैं वह कई बार उच्च लक्ष्य बनाते हैं और जो सामाजिक दबाव होता है उसके प्रति कम अनुक्रिया करते हैं। यह अपने पेरेंट्स के बारे में यह भी डिसीजन देते हैं या ऐसा वर्णन भी करते हैं कि इनके पेरेंट्स का जो व्यवहार है वह बहुत ही उपेक्षापूर्ण या तिरस्कारपूर्ण है। इस प्रकार के रोगियों के लिए, जो बुलिमिया के रोगी होते हैं, इनको अस्पताल में जल्दी भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं वह अपने लक्षणों को जल्दी छिपाते भी नहीं हैं। जब भी इन्हें मनोचिकित्सा की आवश्यकता होती है वह लंबी हो सकती है। इस विकृति से जो ग्रस्त रोगी होते हैं उनमें जो काफ़ी मोटे होते हैं
उनको मनोचिकित्सा से कुछ लाभ अवश्य मिलता है। और जो अन्य प्रकार के रोगी होते हैं उनकी स्थिति कई बार खतरनाक या खराब हो जाती है, क्योंकि जब इनमें अनियंत्रणकारी ऐसी भूख के दौरे उत्पन्न होते हैं तो यह कई बार इनका जो विचार होता है वह बड़ा नकारात्मक प्रकार का हो जाता है, और ऐसी स्थिति में यह अपने में आत्महत्या के विचार को भी शामिल करने लगते हैं। और कई बार इस तरह के नकारात्मक विचारों के कारण यह किसी न किसी दुर्व्यसन या नशे की शिकार हो जाती हैं। जो मनोजन्य अति क्षुधा विकृति से ग्रसित रोगी हैं, इनकी चिकित्सा में संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का ही उपयोग किया जाता है। और यह जो चिकित्सा होती है लगभग 5-6 महीने चलती है, और इन 5-6 महीनों में जो चिकित्सा सत्र होते हैं वह 18 से 20 सत्र तक अपनाए जाते हैं, जिसमें कि चिकित्सक जो है वह एक बहुत ही पूर्व नियोजित चिकित्सा कार्यक्रम और एक तरह से व्यापक और प्लान्ड कार्यक्रम को प्रायोजित करता है। और इसमें कई प्रकार की संज्ञानात्मक और व्यवहार चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो लक्ष्य होता है इस चिकित्सा पद्धति का वह यह होता है कि सबसे पहले जो रोगी की भोजन के प्रति अत्यधिक खाने की टेंडेंसी है, या जो वह एकदम कंडीशन्ड भोजन की वो उसने टेंडेंसी बना रखी है, उसमें एक तरह से व्यवधान या बाधा उत्पन्न की जाती है। साथ ही साथ उसके जो रोगी की धारणाएं हैं अपने खाने, अपने वजन, अपनी आकृति, स्वयं के बारे में, इन सब के बारे में उसका जो कॉग्निशन है उसको परिवर्तित करना, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाना। माने कुल मिलाकर संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के 2 मुख्य लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं। एक तो इनका जो रूटीन भोजन या डेली की जो कंडीशन इनकी एक चक्र है खाने का, उसमें एक बाधा उत्पन्न करना। दूसरी जो स्वयं के बारे में इनकी अपनी फीलिंग है उसको परिवर्तित करने का प्रयास करना। इस संबंध में औषधि चिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है, और ये देखा गया है कि जो विषाद विरोधी औषधियां हैं वह काफ़ी लाभदायक होती हैं। अगर विषाद नहीं भी है तो भी इस प्रकार की औषधियां इनके लिए लाभप्रद ही हुई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य औषधियों का प्रयोग भी किया जाता है, और इस संबंध में जो विषाद विरोधी औषधियां उतनी ही मात्रा में प्रयोग की जाती हैं जितना कि इनके लिए आवश्यक है, और इसकी बहुत अधिक मात्रा इन्हें नहीं दी जाती है। अब हम आपको थोड़ा सा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बता रहे हैं, जो कि बुलिमिया के ही समय आपको थोड़ा इसकी चर्चा हुई थी। बिंज जो ईटिंग डिसऑर्डर है, इसकी एक जो नैदानिक क्लिनिकल हाइपोथेसिस है, जिसे कि अब DSM-4TR में शामिल भी कर लिया है। बिंज का अर्थ होता है अत्यधिक या अनियंत्रित। इस तरह से ये अत्यधिक या अनियंत्रित जो भक्षण विकृति है, इसकी कुछ क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नैदानिक विशेषता होती है। जैसे अलग अलग समय में जो खाने की क्रियाएं हैं वह एक समय अवधि या एक परिस्थिति में
एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में, माने जैसा कि एक विशेष समय में एक सामान्य व्यक्ति खाता है उससे अधिक भोजन करना। और साथ ही साथ ये देखा गया है कि भोजन की जो टाइम होता है, खाने की जो अवधि होती है, उसमें इनका नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार की विकृति के निदान के लिए यह आवश्यक है कि यह जो विकृति है वह कम से कम 3 या अधिक विशेषताओं के साथ हो, जैसे कि सामान्य की तुलना में अत्यधिक गति से भोजन करना, अधिक असुखद रूप से पेट भर जाने तक, माने पेट भर गया है, पेट में दर्द जब तक न हो जाए तब तक खाना खाते रहना, भूख नहीं भी है तो भी खाने की क्रिया को जारी रखना, अकेले भोजन करने की टेंडेंसी रखना, ताकि जो सामाजिक निंदा है, शर्मिंदगी है, यानी इनको लगता है कि ये लोगों के बीच में जो अत्यधिक भोजन करेंगे इसके कारण लोग इनकी निंदा कर सकते हैं, और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए यह अकेले में भोजन करना पसंद करते हैं। और बहुत अधिक खाना खाने के बाद ये खुश नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें अपने किए पर पछतावा होता है कि ये इतना खा रहे हैं, और इसके कारण इनमें ग्लानि या खिन्नता का बोध होता है। और इस प्रकार की जो भक्षण विकृति है, इसके कारण ये बहुत दुखी भी हो जाते हैं। तो और ऐसा जो टेंडेंसी होता है वह कम से कम हर सप्ताह में 2-3 बार हो, और कम से कम ये 5-6 महीने तक लगातार ये टेंडेंसी बनी रहे। तो इस तरह के जब लक्षण 3-4 विशेषताओं के साथ दिखाई देते हैं, तब ऐसे में इस प्रकार के रोगियों के इलाज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के निदान का संबंध जो है ऐसे व्यवहार से भी हो सकता है कि जैसे कल नहीं खाए थे आज बहुत अधिक खा लिए, या किसी भी तरह के भोजन की एक अनियमितता इनमें जो उत्पन्न होती है, इससे जो मानसिक लक्षण और शारीरिक लक्षण दोनों ही इनमें मिश्रित रूप से दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के जितने भी ईटिंग डिसऑर्डर हैं, इनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसमें पारिवारिक कारकों की भी भूमिका होती है। इसलिए ट्रीटमेंट में पर्यावरणीय, पारिवारिक, शारीरिक इन सब कारकों को देखते हुए चिकित्सा विधियों का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ वातावरणीय और पारिवारिक सलाहें भी, चिकित्सा की भी सलाह दी जाती है।